आधुनिक भारत। यूरोपियों का आगमन। 14वीं से 15वीं शताब्दी में भारत व यूरोप के मध्य स्थित समुद्र पर अरबी लोगों का आक्रमण या अतिक्रमण था। यह अरबी लोग भारत से मसाले खरीदकर यूरोपीय देशों में उच्च भाव में बेचते थे। इन अरबी लोगों के बिचौलिया या मध्यपन को समाप्त करने के लिए यूरोप के पोप ने एक आदेश जारी किया। यूरोप के दो देश पुर्तगाल व स्पेन को भारत के साथ जलीय मार्ग खोजने का आदेश दिया। इस आदेश को पापल बुल कहा गया। सर्वप्रथम स्पेन का नाविक कोलंबस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। वह जल में भटक गया, एक द्वीप पर पहुंच गया जिसका नाम इंडज बताया। कालांतर में यही इंडज वेस्ट इंडीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई। वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक जो कि 1497 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाते हुए 90 दिन की यात्रा के बाद आंशा अंतरिक्ष द्वीप पर पहुंचा। यहाँ उसे एक गुजराती मछुआरा अबुल मलिक मविक मिला। इसी की सहायता से वह 20/5/1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कप्पक डाबू। कालीकट का हिंदू सम्राट या हिंदू शासक जमोरिन था, जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया तथा वापस जाते समय उसे 4 जहाज मसाले के उपहार के रूप में दिए, जिसे उसने यूरोप में जाकर 50 गुना मुनाफे के साथ बेचा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोच्चिन में स्थापित की। वास्को डिगामा कुल 3 बार भारत आया: 1498, 1502, 1524। पुर्तगाली वायसराज के रूप में भारत आया और इसी दौरान उसकी मृत्यु कोच्चिन में हो गई। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था 1505 से 1509, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। पुर्तगाली डच फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अंग्रेज, फिर डेनिज, फिर फ्रांसीसी लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए और सबसे अंत में गए। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए परंतु सबसे पहले गए। अंग्रेज डचों से पूर्व भारत में आए परंतु व्यापारिक कंपनी की स्थापना डचों के बाद की। 1661 में तत्कालीन सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर मुंबई दहेज में दिया गया। पहली बार तंबाकू का पौधा 1608 में जहांगीर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। पुर्तगाली शासन के दौरान ही मध्य अमेरिकी से मूंगफली, आलू, पपीता, मक्का, अनानास, पाइनएप्पल व अमरूद का प्रवेश भारत में करवाया गया। इसके अलावा बादाम, लीची, काजू, संतरा इत्यादि भी भारत आए। 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना तथा भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पतियों पर प्रथम पुस्तक 1563 में प्रकाशित की गई। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में प्रथम डच व्यक्ति कॉर्नेलिस द उस्तमान भारत आया। 1602 में डच संसद ने एक अधिनियम पारित कर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना की, जिसे भारत में 21 वर्ष हेतु व्यापार करने का मूल अधिकार दिया गया। 1605 में प्रथम डच कंपनी की स्थापना मुसलीपट्टनम में की गई, जहाँ से नील का निर्यात होता था। अंग्रेज। यूरोपीय कंपनियों में सर्वाधिक सफल कंपनी अंग्रेजों की थी। सर्वप्रथम अंग्रेज व्यापारियों के रूप में जॉन मिडलेन हॉल 1597 में अकबर के शासनकाल में भारत आया। 7 वर्ष भारत में रहा परंतु अकबर ने व्यापारिक फरमान प्राप्त नहीं कर पाया। 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 217 लोगों के एक समूह को 15 वर्ष हेतु एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस समूह में वह स्वयं भी शामिल थी। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था।
एलिजाबेथ ने सर्वप्रथम शाही फरमान देकर 15 वर्ष हेतु पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक अधिकारिक पत्र प्रदान किए उसे चार्टर्ड एक्ट कहा गया। इसे राजलेख अधिनियम भी कहा जाता है। 1608 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक जहाज हेक्टर रेड ड्रैगन की सहायता से कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा तथा उसे अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी बनाया। 1609 में जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा, जहां उससे जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। इसी से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे खान की उपाधि दी तथा उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने बादशाह से सूरत में व्यापारिक कोठी लेना या खोलना चाहिए, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर ने उसे अनुमति नहीं दी। 1613 में हॉकिंस के चले जाने के बाद जहांगीर ने एक फरमान सूरत की कोठी को वैधानिकता प्रदान की। अंग्रेजों की प्रथम वैधानिक फैक्ट्री 1611 में मुंशीपट्टनम में स्थापित की गई। 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कंपनी की ओर से सर थॉमस रो स्मिथ भारत आया और जहांगीर से अजमेर में मैगनीज के किले में मिला और व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। वह भारत के 3 साल तक रहा तथा 1619 में इंग्लैंड चला गया। अंग्रेजों का प्रथम गवर्नर माना जाता है। 1698 से 99 में कंपनी ने बंगाल के सूबेदार अजीमुन शान से एक आधिकारिक पत्र प्राप्त कर बंगाल के 3 गांव सुतानुती, गोविंदपुर, कालीघाट 1200 रुपये वार्षिक में जमींदारी ले ली तथा यहीं पर एक फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसे कालांतर में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, जिसकी नींव जॉब चार के द्वारा रखी गई। 1701 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया तथा कहा कि भारत में रहने वाला समस्त यूरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। नोट 1694 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम जारी कर दिया था कि समस्त नागरिकों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार भारत में एक और कंपनी इल्गिस ट्रेडिंग्स टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई। 1702 में ब्रिटेन संसद ने पुनः अधिनियम जारी कर दोनों कंपनियों को विलय कर दिया गया। द यूनाइटेड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1707 में इस कंपनी के अधिकारों को असीमित कर दिया गया। 1715 में कंपनी के मुगल सम्राट फर्रुखसियर के समक्ष सर मन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक शल्य चिकित्सक भी था, जिसने फर्रुखसियर के असाध्य रोग का इलाज किया तथा उसकी पुत्री का भी इलाज किया। इसी से प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया, जिसे दस्तक या फरमान कहा। यही अधिकार पत्र भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का कारण माना जाता है। अतः इतिहासकारों ने फर्रुखसियर को घृणित, कायर या मूर्ख लंपट राजा कहा है। भारत के प्रमुख गवर्नर व गवर्नर जनरल या वायसराय। थॉमस रो स्मिथ अंग्रेजों का प्रथम राजदूत व गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर व प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर था। इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक भी कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल। पहली बार राज्यों को मिलाया गया। पहली बार सत्ता में विकेंद्रीकरण किया गया। राजस्व अधिकार के रूप में कलेक्टर का पद सुसज्जित किया गया। जॉन कैपवेल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा इसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी से मिलकर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, डाकन प्रथा व एक्ट पर रोक लगाई। इसी के काल में मैक्रोलियन भारत आया। भारतीयों की शिक्षा हेतु पहली बार प्रावधान 1813 में चार्टर्ड एक्ट में किया गया, जहां भारतीय लोगों की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया। इसी एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 एक
एक ही शासनकाल में सर्वाधिक समय तक 8 ईयर शासन करने वाला गवर्नर जनरल था। इसने राज्य हड़प नीति तथा गोद निषेध प्रथा चलाई। इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में इंडियन रेलवे 1853 16 अप्रैल को चलाई गई, मुंबई से थाने के मध्य। लॉर्ड डलहौजी को भारत में डाक तार बेतार सेवा का जनक माना जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई। भारत में फर्स्ट कारखाना 1848 में लगाया गया। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना, वुड डिस्पैच का नियम इसी के शासनकाल में। इसने प्राथमिक व उच्च शिक्षा के लिए प्रथम बार अलग अलग प्रावधान किया। लॉर्ड डलहौजी वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला गवर्नर कैनिंग। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BIC द्वारा निर्मित अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के दौरान पकड़े गए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्त कर दिया गया तथा इन्हें दयालु गवर्नर जनरल भी कहते हैं। क्रांति के बाद भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के स्थानांतरित हो गया तथा नया पद वायसराय सुसज्जित किया गया। अतः लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय बना। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर 1872 में की गई। आधुनिक भारत के प्रथम बार जनगणना 1872 में इसी के काल में हुई। इसकी हत्या एक अफगान द्वारा की गई। पहली बार देशद्रोह का आरोप रॉबर्ट क्लाइव पर लगाया गया। दुखी होकर आत्महत्या कर ली। दूसरी बार मुकदमा वॉरेन हेस्टिंग पर लगा, परंतु बाद में इसे बरी कर दिया गया। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 तक। 1876 में इसके काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तथा रॉयल टाइटल एक्ट द्वारा ब्रिटेन के सम्राट को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्म एक्ट 1878 हथियार पर रोक। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने की आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी। भारतीयों को सिविल सेवा में बैठने का अधिकार 1856 में दिया गया। प्रथम बार ICS बनने वाले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। लॉर्ड रिपन 1881। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, अर्थात सत्ता का प्रथम विकेंद्रीकरण करने वाला प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल कहा जाता है। भारत में पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना इसी के शासनकाल में हुई, 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1903 में कल आयोग की स्थापना। 1915 में बंगाल का विभाजन यह कहते हुए कर दिया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है अतः सुव्यवस्थित प्रशासन संचालित नहीं किया जा सकता। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश वर्तमान में और पश्चिमी बंगाल। अतः क्षेत्रीयता के आधार पर भारत को पहली बार विभाजित करने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का प्रथम बार विभाजन मार्ले मिंटो द्वारा किया गया, जब पहली बार मुस्लिमों के लिए प्रथम पृथक्करण निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1911 में बगभंग को वापस ले लिया गया तथा दिल्ली को भारत की प्रथम राजधानी घोषित किया तथा सन 1912 में राजधानी बनाया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल वायसराय के पद प्रथम अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर वायसराय माउंटबेटन था। राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय रामगोपालाचार्य जी बने। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लागू किया गया। डलहौजी के काल में ही
लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। अंग्रेज व बंगाल पृष्ठभूमि 1717 में फरमान का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। 1740 में बंगाल का शासन अलीवर्दी खां बना। इसने इसे दुरुपयोग को रोकने का प्रयत्न किया परंतु सफल नहीं हुए। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तथा उसका दोहिता सिराजुद्दौला शासक बना। सिराज ने अक्टूबर 1756 में सुनिहरी के युद्ध में शौकत बेग को पराजित कर दिया। घसीट बेगम पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। मीर जाफर को सेनापति के पद से हटाकर मीर मर्दान को सेनापति बनाया। सिराज जब शासक बना तो उसके 3 प्रमुख विरोधी थे। पूर्णिमा का जी शौकत बेग, उसकी मौसी घसीट बेगम, उसका दामाद मीर जाफर। घसीटी बेगम पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया। मीर जाफर को सेनापति के पद से हटाकर मीर मर्दान को सेनापति बना दिया। प्लासी के युद्ध के कारण दस्तक के दुरुपयोग, अंग्रेजों की दी गई सुविधा का दुरुपयोग, कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार। सिराज ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता का अधिकार 16 जून 1756 को अधिकार किया। अंग्रेज यहाँ से भाग छूटे। कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद सिराज ने इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। 20 जून 1756 को होलवेल ने अपने 145 साथियों के साथ सिराज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्लैक होल की घटना। होलवेल के अनुसार कलकत्ता पर अधिकार के समय सिराज ने 20 जून 1756 को 18x14 वर्ग के कमरे में 146 अंग्रेजों को ठूस कर भर दिया। जून की इसी भीषण गर्मी में 123 लोग मारे गए। कलकत्ता में इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को इस घटना की सूचना मिली तो क्लाइव ने अली नगर पर पुनः आक्रमण किया। अंत में सिराज व क्लाइव के बीच 9 फरवरी 1756 को अलीनगर की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को इसके सभी अधिकार लौटा दिए। क्लाइव ने सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सिराज के प्रमुख व्यक्तियों को अमीचंद को धन का लालच देकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने एक नकली दस्तावेज तैयार किया जिसमें जाफर व अमीरचंद की शर्त लिखी, जिसके अनुसार अमीरचंद को कुल राजस्व का 50% धन देना तथा जाफर को बंगाल का नवाब बनाना आदि शामिल थे। क्लाइव ने इस पर हस्ताक्षर किए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बंगाल के पास नदिया नामक गांव। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज को पराजित किया। सिराज का सेनापति मीर मर्दान युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। दूसरे सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात किया तथा सिराज को महल जाने के लिए बोला, जहां जाफर के पुत्र मीरान ने सिराज को मार डाला। इतिहासकार पन्नीकर ने प्लासी के युद्ध को एक सौदा बताया और कहा है कि बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। मीर जाफर को आधुनिक भारत का देशद्रोही कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का शासन अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र बन गया था। मीर जाफर 1757 से 60 तक। इसे क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाया। जाफर ने क्लाइव को 24 परगनों की जमीन दी तथा मुगल बादशाह अलीगर द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी। जाफर ने 1757 से 60 के दौरान 3 करोड़ रुपए में अनेक उपहार क्लाइव को दिए। अतः जाफर क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। जाफर अंग्रेजों से दुखी हो गया। वह वहां के चुंगल से निकलने का प्रयत्न करता रहा। 1760 में अंग्रेजों ने जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। बडेरा का युद्ध 1754 में जाफर के शासनकाल में ही लड़ा गया। मीर कासिम 1760 से 1763 तक। अलीवर्दी खां ने उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य। उसने नवाब बनते ही होलवेल को 2.70 लाख व वेंसी टाई को 5 लाख रुपए उपहार में दिए। कंपनी के हस्तक्षेप बचने हेतु अपनी राजधानी मुंशिया के बाद से मंगेर स्थानांतरित कर दी।
इसने भारतीय व्यापारियों को भी सभी करों से मुक्त कर दिया। कंपनी 1763 में कासिम को हटाकर पुनः जाफर को नियुक्त कर दिया। 1763 में पटना हत्याकांड में मीर कासिम ने हजारों अंग्रेजों को जिंदा जलाकर मार डाला। दिसंबर 1763 में वह अवध चला गया तथा अवध के नवाब सिराज के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना का गठन किया तथा तत्कालीन मुगल बादशाह आलम द्वितीय को भी अपनी ओर सम्मिलित कर लिया। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। बिहार के आगरा जिले में स्थित इस युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस समय गवर्नर वेंसीटाई था। हेक्टर की सेना ने मीर कासिम, सिजार छेला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की बुरी तरह पराजित किया। भारत के इतिहास में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हेतु यह युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता था। इस समय बंगाल का नवाब जाफर था। 1763 में इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र तमज्जू छेला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1763 में क्लाइव एक बार फिर भारत का गवर्नर बनकर आया। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजार छेला के साथ 17 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की, जिसमें 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु शुजारू छेला द्वारा क्लाइव को दिए गए। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी भी ले ली तथा इसके बदले 26 लाख रुपए सालाना मुगल बादशाह को दिए गए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को द्वैत शासन की स्थापना की। इसी द्वैत शासन में उसने 1766 में 1770 तक लगभग 7 करोड़ रुपए बंगाल के राजस्व के रूप में वसूले। इसी दौरान बंगाल के भयंकर अकाल पड़ा। लगभग 1.50 करोड़ लोग बंगाल में भूख से मर गए।